हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का बायोलॉजी फाउंडेशन विथ हम लोग क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लिया था, अब उसी के आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि कल ने हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आपको दिए थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में चलते हैं। जैसे आप लोग इसके नाम से ही आपको आइडेंटिफाई होता होगा कि डीएनए और फिंगरप्रिंट, ठीक, मतलब जो फिंगर होता है उसकी प्रिंट से हम क्या करें, डीएनए को आइडेंटिफाई करें। यही टेक्निक कहलाती है क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। नाम से ही लोगों को पता चल जाता होगा कि हम फिंगर का अगर प्रिंट मिल जाए और उससे डीएनए को आइसोलेट कर लें, कब, जब किसी चीज में कोई सस्पेक्ट हो, उसको आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है, वही ये टेक्निक है। और हमने कल की क्लास में आपको बताया है कि लगभग 99.9% केसेस में क्या होते हैं, ह्यूमन सेम होते हैं। 99.9% बेस सीक्वेंस एमंग ह्यूमन बीइंग आर सेम। ये जो चेंजेस आता है 0.1% का, इसी से सारे इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग, केवल इतना ही चेंज होता है, इसी से सारे इंडिविजुअल एक दूसरे से एकदम टोटली डिफरेंट होते हैं। और यही कारण है कि वो डीएनए ही है जो प्रत्येक इंडिविजुअल को क्या करता है, यूनिक बनाता है। प्रत्येक इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है। डीएनए ही एक ऐसा पार्ट है, डीएनए विच मेक ईच इंडिविजुअल यूनिक। वो डीएनए एक ऐसा पार्ट है जो प्रत्येक इंडिविजुअल को क्या करता है, यूनिक बनाता है। और उसी से उनकी फिनोटाइपिक अपीयरेंस भी एकदम अलग होती है, ठीक है। यही कारण है जिसकी वजह से उनके फिनोटाइपिक अपीयरेंस एकदम अलग दिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअली होता क्या है। कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम क्यों स्टडी करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है बेटा, जो कंपेयर करता है किसको, डीएनए सीक्वेंस, वो भी दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के, दो इंडिविजुअल्स के डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूटिलाइजेशन करते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ DNA fingerprinting is a very quick way, to compare the DNA sequence, to compare the DNA sequence to compare the DNA sequence of any two individuals. मतलब हम कह सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा टेक्निक है जो क्या करता है, बहुत जल्दी से दो अलग अलग इंडिविजुअल्स को कंपेयर कर देता है। किसके आधार पे, उनके डीएनए सीक्वेंस क्या है। और ये करता क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक रीजन में उनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं, उनके डीएनए सीक्वेंस में स्पेसिफिक रीजन में क्या डिफरेंस है, ये उसी को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है।
identifying differences in some specific region of DNA. मतलब उस स्पेसिफिक डीएनए में कहाँ कहाँ पे परिवर्तन है, उसी को ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटिव डीएनए, और उसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं, रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस वो रीजन जहां पे डीएनए में डिफरेंस है या जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है रिपीटेटिव डीएनए के नाम से जाना जाता है। रिपीटिव नहीं, रिपीटेटिव डीएनए के नाम से जाना जाता है। अब बात होती है कि क्या होता है ये रिपीटेटिव डीएनए। ये एक्चुअली डीएनए का बेटा सीक्वेंस होता है जो बार बार रिपीट होता है किसी भी इंडिविजुअल में। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा है कि कुछ डीएनए के सीक्वेंस या कोडान सीक्वेंसेस होते हैं जो बार बार सीक्वेंस में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, उन्हीं को रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस कहा जाता है। ठीक है, हम इसको डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं ना, ये स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस small stretch of DNA a small stretch of DNA repeated minute। जैसे अगर हम कहते हैं क्या ACC ACC ACC, इस तरीके से क्या हो, बार बार अगर कोई सीक्वेंस रिपीट होता है तो ये क्या कहलाएगा, रिपीटेड सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे ये एक कोडान है, रिपीट हुआ, फिर यहाँ A आ जाए, फिर यहाँ ACC ACC ACC, इस तरीके से सीक्वेंस है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है, इसके इधर भी हो, आगे भी हो, पीछे भी हो, मतलब इसका कई बार रिपीटिशन हो, उसी बेस पेयर्स का, उसी सीक्वेंस का बार बार रिपीटिशन हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस कहते हैं। और इसी को सैटेलाइट डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। इसी रिपीटिंग सीक्वेंस का या रिपीटेटिव डीएनए को अगर ये छोटे छोटे स्मॉल पीक में हो, अगर छोटे छोटे सीक्वेंसेस में हो, स्मॉल पीक्स ऑफ रिपीटिंग सीक्वेंस, नोन एज सैटेलाइट डीएनए। इसी को किस नाम से जानते हैं हम लोग, सैटेलाइट डीएनए। यही जो स्मॉल पीसेस होते हैं डीएनए के, इसी को सैटेलाइट डीएनए के नाम से कहा जाता है। ये डिपेंड करता है कि वो जो रीजन जहां पे ये सैटेलाइट डीएनए है वो कैसा है, या तो वो AT रिच रीजन होगा, या तो वो GC रिच रीजन होगा। ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर या उस पर्टिकुलर जीनोम के ऊपर कि वहां पे कौन सा सीक्वेंस है या किसकी रिपीटिशन है बार बार। और ये जो सैटेलाइट डीएनए है बेटा, ये दो रूपों में डिवाइड किया गया है। फर्दर इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। इनके साइज क्या है, ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं क्या, मिनी, और एक को कहते हैं माइक्रो। ठीक है, या तो ये माइक्रो सैटेलाइट के रूप में होता है और या तो यही मिनी सैटेलाइट के रूप में होता है।
तो माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, इन दो रूपों में ये देखा जा सकता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे छोटे सीक्वेंसेस होंगे, अगर छोटे होंगे तो ये माइक्रो के रूप में, मिनी के रूप में होगा, और उससे बड़ा हुआ तो माइक्रो, मतलब छोटा होगा या बड़ा होगा, मिनी होगा या माइक्रो होगा, इसको अलग अलग रेफर किया जा सकता है। और ऐसे सभी सैटेलाइट जो होते हैं डीएनए, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को कोड नहीं करते। ठीक, जो सैटेलाइट डीएनए या रिपीटिंग सीक्वेंसेस होते हैं तो ये प्रोटीन को कोड नहीं करते। ठीक है, डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। ठीक है, ये जो रिपीटिंग सीक्वेंसेस होते हैं ये प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। ठीक, और ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। इनका जो पॉलीमॉर्फिक डीएनए या डिफरेंस शो करने की बात अगर कही जाए तो हाईली पॉलीमॉर्फिक होते हैं ये अपने रीजन में, शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब इनमें चेंजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब कि इनमें चेंजेस, या हम कह सकते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसमें चेंजेस बहुत ज्यादा होता है, या ये बहुत ज्यादा चेंजेस या वेरिएबिलिटी को शो करते हैं। और यही क्या होता है, बेस होता है किसके लिए, फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मतलब जिसमें जितना ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म होगा वो उतना ही सुटेबल होगा किसके लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यही बेस एकता है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है इसमें पॉलीमॉर्फिज्म बहुरूपता जिसको बोलते हैं, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होता है, पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज्यादा ये शो करते हैं। ठीक है, और इसी पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से हम क्या करते हैं, पेरेंट्स से चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन से पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कब, जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्लॉट किया जाता है एक ग्राफ, या जब दो अलग अलग इंडिविजुअल के डीएनए को आइडेंटिफाई करके एक दूसरे को क्या किया जाता है, मैच किया जाता है, और उस इंडिविजुअल का पता लगाया जाता है कि इनके डीएनए इनसे किस प्रकार से मैच कर रहा है, और उसी से ये पता चलता है कि पर्टिकुलर ये चाइल्ड इस पेरेंट का है या नहीं। बहुत सारे मूवियों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा होता रहता है कि जहां पे ये आइडेंटिफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है तो हम सैंपल को कहां से ले सकते हैं, जो सैंपल का कलेक्शन होता है वो कहां से किया जा सकता है, मतलब कहां से हम सैंपल को लेंगे जिसका डीएनए आइसोलेशन किया जा सके। तो सैंपल का कलेक्शन कहां से होगा वो हम यहाँ पे जानते हैं। जैसे अगर हमको डीएनए को आइसोलेट करना है तो हम सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, किससे, ब्लड से कर सकते हैं, स्किन से कर सकते हैं, रूट हेयर से कर सकते हैं, ब्लड से, स्किन से, बोन से, सलाइवा से, बोन, सलाइवा, हेयर फॉलिकल, स्पर्म, मतलब कि हम सैंपल का कलेक्शन ब्लड से कर सकते हैं, स्किन से कर सकते हैं, बोन से कर सकते हैं, सलाइवा से कर सकते हैं, हेयर फॉलिकल से कर सकते हैं, स्पर्म से कर सकते हैं। मतलब यहाँ से क्या किया जा सकता है, ब्लड का कलेक्शन, सैंपल का कलेक्शन किया जा सकता है किसी भी इंडिविजुअल से। और हम देखते हैं कि सपोज करिए कि किसी एक इंडिविजुअल के इतने पार्ट से हमने क्या किया
कि सैंपल को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद जब इनका ग्राफ प्लॉट किया जाता है, तो जब इनका ग्राफ प्लॉट होता है तो वहां पे हम देखते हैं कि इन सभी में सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। मतलब कि किसी एक इंडिविजुअल के किसी भी बॉडी पार्ट से अगर हम ब्लड से या किसी भी बॉडी पार्ट से अगर हम डीएनए को कलेक्ट करते हैं और उनका क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ग्राफ प्लॉट करते हैं या उनका पॉलीमॉर्फिज्म को देखते हैं, तो वो चाहे जहां से उस इंडिविजुअल के बॉडी पार्ट से आप लेंगे सैंपल को, उन सभी का पॉलीमॉर्फिज्म एक जैसा होगा, सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टूल होता है किसमें, फॉरेंसिक साइंस। ये फॉरेंसिक साइंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। एक बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है ये टूल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, किसमें, फॉरेंसिक साइंस में। फॉरेंसिक साइंस में इसका बहुत ही उपयोग होता है। तो ये बेटा जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, वो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पेरेंट से चिल्ड्रन में इनहेरिटेड होता है। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जो चेंजेस आते हैं, जैसे हमारे अंदर जो चीजें हैं उसकी पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगी, चिल्ड्रन तक जाएगी, हमारे बच्चों तक जाएगी। ठीक है, एक पेरेंट से दूसरे चिल्ड्रन तक जाएगी, इस चिल्ड्रन से अगले चिल्ड्रन को जाएगी। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरिटेड होती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ऐसे ये स्थानांतरित होता रहता है। इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है, ये पैटर्निटी टेस्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसका एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन क्या है आपका, पैटर्निटी टेस्टिंग। ये पैटर्निटी टेस्टिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अभी आपको शायद पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में नहीं जानकारी होगी कि पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली होता क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म होता है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। ठीक है, अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो जेनेटिक लेवल पे या जीन के लेवल में जो चेंजेस होता है उसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, वेरिएशन इन जेनेटिक, मतलब कि जीन के लेवल में क्या चेंजेस होता है किसी भी इंडिविजुअल में, उसी को पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जाना जाता है। और ये चेंजेस किसकी वजह से हो सकते हैं, म्यूटेशन की वजह से हो सकते हैं, एवोल्यूशन की वजह से हो सकते हैं, सडन जो चेंजेस आता है उनकी वजह से ये वेरिएशंस आ सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। और ऐसा वेरिएशन या ऐसा चेंजेस जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाता है उसको क्या कहेंगे, इनहेरिटेबल म्यूटेशन। ठीक है, मतलब एक पीढ़ी से अगर दूसरे पीढ़ी में कोई चेंजेस जाता है तो उसको इनहेरिटेबल म्यूटेशन कहते हैं। मतलब कि ऐसा वेरिएशन या ऐसा चेंजिंग, ऐसा वेरिएशन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाए वो क्या कहलाएगा, इनहेरिटेबल म्यूटेशन या इनहेरिटेबल म्यूटेशन पॉलीमॉर्फिज्म। अब बात उठती है कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को सबसे पहले लाया कौन, किसने इसका यूटिलाइजेशन किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आया कहां से। अगर इसकी हम लोग बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे एलेक जेफरी।
कौन थे? एलेक्स जेफरी। एलेक्स जेफरी द्वारा सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स को बताया गया था। इन्होंने क्या किया था कि एक छोटे छोटे सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किया था। सैटेलाइट डीएनए के उपयोग से दो इंडिविजुअल के चार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, ये प्रिपेयर करते हैं ये। और वो जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं उसमें VNTR सीक्वेंसेस होते हैं। VNTR क्या होता है? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, मतलब कि उसमें जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं और कई बार होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये VNTR के आधार पे इन्होंने क्या किया? एक पॉलीमॉर्फिज्म को बनाया और उसे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहते हैं। ठीक है, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए एक्चुअली जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस स्टेप से हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के चार्ट को बनाते हैं, वो स्टेप्स क्या क्या होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? डीएनए का आइसोलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको थोड़ा समझिएगा कि सबसे पहले स्टेज में हम क्या करेंगे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब हम क्या करेंगे? इस डीएनए का डाइजेशन किया जाएगा, किसके माध्यम से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस के माध्यम से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? डाइजेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा हम क्या करते हैं? इनका डाइजेशन करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो ये डाइजेशन हो गया डीएनए का, इसको सेपरेट किया जाता है और इसको सेपरेट करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसको बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। ठीक है, तो अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट्स थ्रू किसके माध्यम से? इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होता है डीएनए, आरएनए अथवा प्रोटीन के सेपरेशन का, जिसको कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, अब जब ये सेपरेट हो गया तब इसको ट्रांसफर किया जाएगा। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक सेल से दूसरे सेल में इसको ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, अगले स्टेज में क्या किया जाएगा? इसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो अगला स्टेज होगा ट्रांसफर, या उसी को हम लोग ब्लॉटिंग टेक्निक के नाम से भी जानते हैं, उसको बाद में जानेंगे। ठीक है, ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट, या इसी को हमने बताया क्या? ब्लॉटिंग। ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट, अब इसको कहां करेंगे? सिंथेटिक मेम्ब्रेन में, मतलब जिस मेम्ब्रेन से हमको क्या करना है? ब्लड तैयार करना है या फिंगरप्रिंट को तैयार करना है। ठीक है, ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। सिंथेटिक मेम्ब्रेन में इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है,
सिंथेटिक मेम्ब्रेन होते हैं ये कैसे हो सकते हैं बेटा, सच एज नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन, नाइट्रोसेलुलोज अथवा नायलॉन, ये सिंथेटिक मेम्ब्रेन है जिसपे हम क्या करते हैं, उस डीएनए को जिस डीएनए का सेपरेशन किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा, उसको ट्रांसफर किया जाता है उस प्लेट पे। ठीक है, ये ब्लॉटिंग टेक्निक के समय हम लोग थोड़ा और इसको डिटेल में जानेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, जो सस्पेक्ट होगा उसके डीएनए से इसको हाइब्रिडाइज कराया जाएगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ यूजिंग लेबल्ड VNTR, मतलब हमारे पास जो VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स थे, इससे हम क्या करेंगे, सेपरेटेड जो हमारा डीएनए सेपरेट था अब उसका हाइब्रिडाइजेशन कराया जाएगा। ठीक है, उसको हाइब्रिडाइज कराएंगे, VNTR प्रूव, उसको प्रूव के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब प्राइमर्स होते हैं। प्रूव का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे डीएनए बेस पेयर्स के सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे ATGC ACC GAT, तो ये एक क्या हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बेस पेयर का एक प्राइमर या प्रोब हो गया। अगर हम इसी को VNTR कह दें कि इसी प्रकार के जीन सीक्वेंस कई बार अगर रिपीट हो ऑर्गेनिज्म में, तो ये हमारा 11 बेस पेयर का क्या हो गया, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हो गया। तो इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन करा लेते हैं। ठीक है, जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो अब इसी को डिटेक्शन किया जाता है, मतलब अब डिटेक्ट किया जाएगा कि कितने सीक्वेंस थे जिनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ठीक है, डिटेक्टिंग या डिटेक्शन कह सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजिंग सीक्वेंसेस, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब हम क्या करेंगे कि डिटेक्शन करेंगे हाइब्रिडाइजिंग सीक्वेंस का बाय ऑटो रेडियोग्राफी, मतलब वो जो टेक्निक इसमें यूज होता है डिटेक्शन के लिए वो क्या होता है, ऑटो रेडियोग्राफी। मतलब हम ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजिंग डीएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है, ये एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन होता है डीएनए फिंगरप्रिंट का। ठीक है, इसी को ऑटो रेडियोग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, a systematic representation of DNA fingerprint। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक रिप्रेजेंटेशन होता है सिस्टमैटिक, उसी को ऑटो रेडियोग्राफी कहा जाता है या उसको ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी जो हम लोग ने देखा कि ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, वो जिससे कि हम क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं किसका, टैंडम रिपीट्स का या सैटेलाइट्स का या इंडिविजुअल का। ठीक है, उसी को ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। जैसे सपोज करिए ये पैरेंटल क्रोमोसोम ए है, ठीक, ये पैरेंटल क्रोमोसोम है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ये एक इंडिविजुअल ए और ये एक इंडिविजुअल बी है। ठीक, इसकी ये टैंडम रिपीट्स है या सैटेलाइट डीएनए है, इनके रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 7 का है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, क्रोमोसोम नंबर 16 है। इसी तरीके से हमारा दूसरा जो सस्पेक्ट था उसका हमने ले लिया क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर
16। अब ये लेने के बाद हमने क्या किया कि इसके डीएनए को क्या किए, आइसोलेट करने के बाद इसको सेपरेट कर लिए, किसके माध्यम से, इग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से। तो ये एक जेल है जिसपे क्या हुआ कि डिफरेंट जो इसके टैंडम रिपीट्स थे उसको जब हम सेपरेट करते हैं तो ये डिफरेंट बैंड मिलते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम के बैंड्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के बैंड्स यहाँ पे मिलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम इधर है, एम्प्लीफाइड नंबर ऑफ 60 टैंडम रिपीट्स है, ये टैंडम रिपीट्स हैं। अब यहाँ पे इसको एम्प्लीफाई कर दिए तो ये एग्रोज जेल के माध्यम से क्या हुआ कि डीएनए के डिफरेंट रिपीट्स यहाँ पे दिखाई दिए। अब सपोज करिए कि हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसी एक सस्पेक्ट था या क्राइम था, क्रिमिनल था जिसने किसी क्राइम को किया है, कोई भी एक क्राइम किया हो, जैसे कि आप मूवीज वगैरह में देखते हो रेपिस्ट होते हैं या मर्डरर होते हैं। ठीक है, किसी घटना को अंजाम दिए रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेते हैं ना। उसमें बोला जाता है कि फॉरेंसिक वाले आएंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेंगे। जैसे सीआईडी में आपने देखा था कि दया और ये सब पहुंचते हैं सीआईडी में, तो वो क्या करते हैं कि वहां से फिंगरप्रिंट्स को लेते हैं और ले आके उसको लैब में क्या करते हैं, मैच करते हैं, मैच करके बताते हैं कि पर्टिकुलर इन्होंने ही क्राइम किया था अथवा नहीं। तो उसी के लिए क्या किए कि हमारा एक सस्पेक्ट ए था और सस्पेक्ट बी था, इन दोनों के डीएनए को लिए और हमने क्या किया, उनका रेडियोग्राफी करके, ऑटो रेडियोग्राफी के माध्यम से, इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से उनके डिफरेंट रिपीट्स को ग्राफ के रूप में प्लॉट कर लिया, या इस डीएनए को इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब सपोज करो कि क्राइम सीन पे क्या था कि ये एक इंडिविजुअल था जिसका हमको क्या मिला था, स्पर्म मिला था, सीमन मिला था, या रूट फॉलिकल मिली थी, ब्लड मिला था, स्टोन मिला था, मतलब कोई भी एक ऐसा पार्ट्स मिला जिसे कि डीएनए आइसोलेट किया जा सकता था। हमने उसके टैंडम रिपीट्स को लिया या उसके उस सैंपल को लिया क्राइम सीन पे जो मिला था हमको, और उससे डीएनए को आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के माध्यम से यहाँ टैंडम रिपीट्स का एक ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ को इस इंडिविजुअल से मैच करेंगे जिसपे हमको शक था। ठीक है, अब जब हम इसको इससे मैच करते हैं तो देखिए ये जो हमारा सस्पेक्ट था सी, ये एग्जैक्टली बी से मिल रहा है। ठीक है, इसका देखिए ये बैंड इसके इस बैंड से मिल रहा है, इसका ये बैंड इसके इस बैंड से मिल रहा है, इसका ये बैंड इसके इस बैंड से मिल रहा है। ठीक, इसका ये बैंड इसके इस बैंड से मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का एक मैच हो रहा है, इसके जो रिपीट्स हैं या टैंडम रिपीट्स हैं एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्राइम को पर्टिकुलरली किसने अंजाम दिया था, इंडिविजुअल बी ने दिया था। और यही एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा टेक्नोलॉजी है या ऑटो रेडियोग्राफी है, जिसके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि पर्टिकुलरली किसने इस क्राइम को अंजाम दिया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसका आजकल फॉरेंसिक साइंस में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मेन जो काम होता है वो डिटरमाइन करता है पॉपुलेशन को, और उस पॉपुलेशन में जो डिफरेंसेस है या डाइवर्सिफिकेशन है उसमें इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आजकल तो बहुत सारे या डिफरेंट टाइप के हम कह सकते हैं प्रोब्स का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के रूप में। एक बार फिर से इसको समझ लीजिएगा आप लोग कि जैसे ये दो हमारे इंडिविजुअल थे जिसके ऊपर हमको क्या शक था कि इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, किसी भी घटना को अंजाम दिया है, कोई क्राइम किया है। तो इस इंडिविजुअल ए और बी के हम क्या किए, टैंडम रिपीट्स या सैटेलाइट डीएनए को लिए और इसको आइसोलेट करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ले गए और यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लिया और इनके ये डीएनए के सीक्वेंसेस यहाँ पे मिल गए। उसी तरीके से हमारा जो सस्पेक्ट था या क्राइम सीन पे जिसका हमको सैंपल मिला था उससे हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया। हमने बताया था कि सैंपल का कनेक्शन कहाँ से करते हैं। सैंपल को कलेक्ट करने के लिए या तो हम ब्लड लेंगे या रूट फॉलिकल को लेंगे या ब्लड को लेंगे, ठीक है, या सलाइवा को ले लेंगे, ठीक, या स्पर्म को ले लेंगे, सीमन को ले लेंगे। उस केस में लेके हम उसके ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे या उसके सैटेलाइट डीएनए को प्लॉट कर लेंगे, फिर उसको मैच कराएंगे। अगर मैच करता है किसी भी इंडिविजुअल से, जैसा इस केस में सी बी से मैच कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो क्राइम किसने अंजाम दिया था, इस बी वाले ने उस क्राइम को अंजाम दिया था। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक बहुत ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसका उपयोग है। ठीक है, थैंक यू। आज की हमारी क्लासेस यहीं पे खत्म होती है और इसके साथ ही साथ ये बायोलॉजी क्लास 12 सीबीएसई का एक चैप्टर भी खत्म होता है, जिसको हम लोग अगली क्लास में एक बार रिपीट कर लेंगे। रॉक एंड रोल सेशन हमारा चलेगा एनसीईआरटी का, उसमें हम लोग जान लेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है।
और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू। आज के क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम एक बार फिर से आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास को लेकर। थैंक यू स्टूडेंट।